Hello student, welcome on my YouTube channel Classroom Study. Okay student, today I'm going to start the next topic, free consent. Okay, हमने ये टॉपिक जो है अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे देख सकते हैं. ओके, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने 2 पॉइंट जो है फ्री कंसेंट के 2 फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे. क्या 2 फैक्टर्स हुए हैं आपके? कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. Okay, in this video I'm going to discuss about the misrepresentation, fraud and mistakes. Okay, so let's start the video. Okay, so first is misrepresentation. Okay, ये थर्ड एलिमेंट है आपका उस क्या बोलते हैं फ्री कंसेंट का. ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, गलत प्रेजेंट करना. ओके, फॉल्स प्रेजेंट करना. फॉल्स प्रेजेंट किसके बारे में करना? जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में. सपोज़ कि आप किसी को अगर अपनी जो है टीवी सेल आउट करते हैं. ओके, टीवी सेल करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये जो है मेड इन इंडिया है, जबकि वो हो सकता है मेड इन चाइना हो. ओके, तो ये क्या है? आपका फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है. आप किस इंटेंशन से कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, जो भी सेलर था जिससे आपने परचेज़ की थी उसने भी आपको, शॉपकीपर ने बोला था कि ये मेड इन इंडिया है, इसलिए भी आपने सेम आगे अगर किसी को सेल किया अपने फ्रेंड को तो आपने भी सेम वर्डिंग बोला कि ये जो है मेड इन इंडिया है. ओके, आप इस जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उसमें पर्सन का जो इंटेंशन है किसी को चीट करना नहीं होता है, किसी को डिसीव करना नहीं होता है. ओके, अनइंटेंशनली करता है पर्सन जब रिप्रेजेंटेशन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, दैट्स कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन. फाइन, सो लेट्स सी व्हाट मीन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन हियर. Misrepresentation means a false statement made innocently, okay, without any intention to deceive other. Okay, पर्सन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उसका पर्पस अदर पर्सन को हार्म करना नहीं होता है, उसको डिसीव करना नहीं होता है. A party which makes the statement believe it to be true but actually it is not so. Okay, आप क्या लगता है वो ठीक है. लाइक सपोज़ कि आप अपनी कोई भी रिस्ट वॉच है वो सेल करते हैं ये सोचकर कि वो मेड इन स्विट्ज़रलैंड है. ओके, लेकिन रियल में क्या है, वो मेड इन जापान हो सकता है. तो लेकिन आपने किस लिए प्रेजेंट किया, ये बात क्यों बोला मेड इन स्विट्ज़रलैंड है? क्योंकि आपको भी यही इन्फॉर्मेशन थी. ओके, जैसे आप शॉप पर जाते हैं, मोबाइल कुछ भी गैजेट आपको परचेज़ करना होता है तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है वो वही सारी फीचर्स बताता है ना जो उसको मेन ऑनर ने बताई होती हैं या जो कंपनी ने बताई होती हैं कि इस मोबाइल में क्या है, इसका कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, इसके बैटरी बैकअप अच्छा है. ये सब बताता है क्योंकि उसे यही पता है इसलिए. ओके, तो अगर वो सब सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा. फाइन, क्योंकि उसने क्या है इनोसेंटली बोला ना, आपको जानबूझकर तो गलत नहीं बताया, उसका पर्पस आपको डिसीव करना तो नहीं था. ठीक है. ओके, तो वो ये सब सही क्यों बोलता है? क्योंकि उसे पता लगता है कि यही सही है. इट इंक्लूड्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट और फैक्ट नॉट इंटेंट टू डिसीव द अदर पार्टी. ओके, इसमें क्या है, आपका इंटेंशन ये नहीं होता कि आप अदर पार्टी को डिसीव करें, उसको चीट करें. देन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका क्या क्या इंक्लूड है? फर्स्ट, positive assertion of unwarranted statement of material fact believing them it to be true. Positive assertion means आप प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में क्या है, पॉजिटिव असर्शन, पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं. ओके, ये मानकर कि वो सही है, एक्चुअल में चाहे वो सही ना हो. मीन्स आपको सही पता, आपको जो इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके बेसिस पर उसको उस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. सो दैट्स कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन. Then second, any breach of duty without intent to deceive which brings an advantage to the person committing it by misleading others. Okay, breach of duty, आप breach of duty कर रहे हैं ना कि आपके मतलब जो मेन फीचर्स है, आप मतलब प्रोडक्ट जो है मेड इन अगर क्या है इंडिया है और आप उसको बोल रहे हैं मेड इन चाइना है, या फिर मेड इन चाइना है और आप उसको बोल रहे हैं मेड इन इंडिया है, तो आप ये जो ड्यूटी ब्रीच कर रहे हैं ना, मतलब गलत बोल रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो आप इंटेंशनली नहीं बोल रहे हैं, बाय अनइंटेंशनली बोल रहे हैं. ओके, सो दैट मीन बाय देन है क्या है, कॉजिंग मिस्टेक अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर इनोसेंटली. ओके, सब्जेक्ट मैटर मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. तो किसी प्रोडक्ट को के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको परचेज या सेल करने का, और तो वो किस बेसिस पे करते हैं? आप इनोसेंटली कर रहे हैं. ओके, और उसमें क्या है, मिस्टेक है आपका. ओके, कॉजिंग मिस्टेक अबाउट दिस सब्जेक्ट मैटर इनोसेंटली, आप गलती कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के बारे में, लेकिन वो भी इनोसेंटली, आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं. ओके,
तो वो भी क्या है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन के कुछ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, A says to B, who intend to purchase his land, my land produce 10 क्विंटल्स ऑफ wheat पर एकड़। ओके, ए बी को बोलता है कि मेरा जो लैंड है वो 10 क्विंटल पर एकड़ इतना प्रोड्यूस करता है वीट। ए बिलीव्स द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग क्या है वो उतना ही करता था प्रोडक्शन 10 क्विंटल ही जब वो उसके अंडर था, तो इसलिए उसने ऐसा बोला है। बट the statement to be true, although he did not have sufficient ground for the belief. Okay, later on it was found that the land produced only 7 क्विंटल of wheat per acre. This is misrepresentation. तो जब उसने सेल कर दिया लेकिन बी को, तो बी ने जब उसका मतलब उस पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो वो सिर्फ 7 क्विंटल ही प्रोड्यूस कर पाया लैंड। तो ये क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन उसने जानबूझकर तो नहीं किया ना, क्योंकि जब उसके अंडर था तब तो वो उतना दे रहा था, लेकिन बाद में कम दे रहा है। Okay, so that is considered as a misrepresentation. Then next example, A before signing a contract with B for the sale of business correctly states that the monthly sales of ₹50,000. Okay, बोलता है कि जो बिजनेस है मेरा 50,000 पर मंथ अर्निंग हो जाती है इससे। When the contract of sales was signed, okay, जब वो साइन कर रहे थे, साइन कर लिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या हुआ, बायर फाउंड दैट द सेल्स dwindled to ₹5,000 a month। क्या हुआ कि जो उसकी सेल है वो डिक्लाइन हो गई, आपकी ₹5,000 हो गई अब 50,000 से। तो वो क्या है, उसने गलत नहीं बोला है इनोसेंटली। भाई मार्केट की अब सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, मार्केट पे जो आपके सर्कमस्टांसेस है या फैक्टर्स जो अनफेवरेबल हो गए हैं बिजनेस के, इसलिए आपकी जो सेल है वो कम हो गई है। ओके, उसका जो इंटेंशन था वो आपको डिसीव करना तो नहीं था ना, उसने जानबूझ के तो नहीं बोला था कि भाई इतनी ज़्यादा देता है, फेक तो नहीं, बस उसने सही बोला था। ओके, सो दैट कंसिडर एज ए मिसरिप्रेजेंटेशन। It was held that there was a misrepresentation and B was entitled to rescind the contract। और अगर आप B चाहे तो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट वहाँ पर जो पार्टी की इंटेंशन थी वो उसको डिसीव करना नहीं थी। फाइन। Then another example, in a contract of sales of 500 bags of wheat, the seller made a representation that no sulfur has been used in the cultivation of wheat। ओके, वीट का जो प्रोडक्शन किया गया था तब उसमें कोई भी सल्फ़र यूज़ नहीं किया गया था। हाउएवर सल्फ़र हैज़ बीन यूज, लेकिन उसको इस बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यूज़ हुआ है, इसलिए उसने बोल दिया कि नहीं हुआ है यूज़। ओके, तो ये भी क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसको जो नॉलेज थी उसने वही बताया है। ओके, इंटेंशनली आपको गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। However, he had been used 5 out of 200 acres of land. The buyer would not have purchased the wheat but for the representation. Okay, तो buyer मना कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ओके, बट क्योंकि ये क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन का केस हो गया है। फाइन। देन है आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्डेबल होगा एट द ग्राउंड ऑफ द पार्टी जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब जिसको मिसरिप्रेजेंट करके उसको एग्रीमेंट में एंटर किया गया है। ओके, और वर्डेबल में क्या कर सकती है पार्टी, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर उसको अफर्म कर सकते हैं। फिर हम कैसे कर सकते हैं, अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करके। ओके, मीन्स उसको वैलिड कर सकते हैं या फिर वॉइड कर सकता है पार्टी। मीन्स सेम इफेक्ट है जो कि हमने कोवर्जन में डिस्कस किए थे। फाइन। देन है आपका नेक्स्ट फैक्टर फॉर द फ्री कंसेंट इज़ फ्रॉड। ओके, फ्रॉड है आपका, फ्रॉड मीन्स क्या है, एज द नेम सजेस्ट। फ्रॉड हम क्यों करते हैं किसी के साथ, अनइंटेंशनली करते हैं। ओके, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अनइंटेंशनली हो जाता है, बाय चांस हो जाती है गलती। लेकिन जो फ्रॉड के अंडर क्या है, जानबूझकर आप गलती करते हैं। ओके, दैट्स कॉल फ्रॉड। क्यों करते हैं हम जानबूझकर गलती, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए और अदर पार्टी को क्या है, लॉस हो जाए। इसलिए मीन्स आपका जो भी कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज़ कि आपके जो है कार आप सेल करते हैं। ओके, तो कार में क्या है आपका, अगर कार का जो है इंजन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी उसको बोलते हैं पार्टी को, बायर को, कि इस जो है ये आपको 40 किलोमीटर पर आवर दे देती है। ओके, या 60 किलोमीटर पर आवर दे देती है, इसका बहुत अच्छा माइलेज है और इसका बैटरी बैकअप सब सही है। ऐसे आप झूठ बोल करते हैं, उसको सेल कर देते, तो वो क्या आप जानबूझकर ही तो कर रहे हैं, उसको डिसीव करने की कोशिश। तो दैट इज़ कंसिडर एज ए फ्रॉड। चलिए, लेट्स डिस्कस intentional misrepresentation of material facts in order to deceive another person is called fraud। ओके, जानबूझकर आप जब किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में या मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं जानबूझकर, तो दैट्स कॉल्ड फ्रॉड।
इट मीन्स टू इंड्यूस मैन टू बिलीव दैट अ थिंग इज़ ट्रू विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। आप क्या कोशिश करते हैं इसके थ्रू फ्रॉड के अंदर? आप लोगों को ये यकीन लाने की कोशिश करता है, ये लोगों को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है, मीन्स जो आपने बोला है वो सही है प्रोडक्ट के बारे में। Fraud denotes an absence of honest belief and weak mind. Whenever one person obtains any material advantage from the another by unfair, wrongful means, it is said to has been committed a fraud. Okay? जब भी कोई किसी अदर पर्सन को डिसीव करके अपना अनफेयर बेनिफिट लेना चाहता है ना, सो दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। ठीक है, तो सब फ्रॉड के अंदर ही आएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, a horse dealer sold a mare to B. ओके, इन्हें जो है B को सोल्ड किया है हॉर्स। A knew that the mare had a cracked hoof. ओके, उसके जो पैर है उसमें कुछ भी क्रैक्ड है। Which he filled up in such a way as to defy detection. उसने इस तरीके से उसको मतलब फिलअप कर दिया है ताकि वो ईज़िली पता ना चल सके कि भाई इसमें डिफेक्ट है उसके पैर में या उसके हूफ में। The defect was subsequently discovered by B. ओके, बाद में लेटर ऑन जो है B को पता चल गया। तो ये क्या था, फ्रॉड जानबूझकर उसको बताया था भाई कि उसने क्या है फिलअप किया था उसके हूफ को ताकि उसको पता ना चले और वो परचेज़ कर ले, बाद में उसको लॉस हो जो भी हो मुझे पैसा मिल जाए। तो बाद में जो बी है अगर उसे पता चल गया है इसके बारे में तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्डेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द बी। It was held that the agreement could be avoided by B as his consent was obtained by fraud. क्योंकि उसकी जो कंसेंट है वो फ्रॉड से ली गई है इसलिए। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 आपके फ्रॉड में क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट है द रिप्रेजेंटेशन दैट अ फैक्ट इज़ ट्रू विच इज़ एक्चुअली फॉल्स। क्या करते हैं आप, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है उस प्रोडक्ट के बारे में, ऑल्दो कि वो आपका फॉल्स हो। जैसे मैंने कार का बताया था कि आप बोलते कार की इसका माइलेज बहुत अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, जबकि वो जो है उसकी बैटरी सही से प्रॉपर वर्क ही नहीं करती, उसका जो माइलेज है बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो क्या है, आप उसको फॉल्स स्टेटमेंट को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंटेंशनली रिप्रेजेंट फॉल्स स्टेटमेंट। देन सेकेंड है आपका एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय अ पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट मतलब आप जानबूझकर छुपा रहे हैं चीज़ को। ओके, अगर आप कुछ नहीं बोलते ना, सपोज आप कार सेल कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं बोलते, ओके, सिर्फ आप बोलते ये मेरी कार है, मैं इतने 50,000 में या 1 लाख रुपये में सेल करना चाहता हूँ, ये कलर है, बस इतना बोलते हैं वो सेल कर देते हैं, तो वो फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर उसकी गलत फीचर्स बता रहे हैं उसके पूछने पर, तो वो आपका फ्रॉड होगा। ठीक है, देन है एग्जाम्पल है इसके लिए आपका एक्टिव कंसीलमेंट के लिए, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ही नोज टू बी अनसाउंड। ओके, ए को पता है कि वो मतलब वेल नहीं है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस। दिस इज़ नॉट फ्रॉड बिकॉज ए इज़ अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी। द जनरल रूल इज़ दैट दे लेट द बायर बी अवेयर। ओके, देखो जी, अगर कोई भी चीज़ है उसमें डिफेक्ट और आप जानबूझकर उसको हाइड करने की कोशिश करते हो, उसके बारे में जो है अच्छा बोलते हो, तो वो फ्रॉड है। लेकिन अगर आप सिर्फ चुप रहते हो तो वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये प्री अजम्पशन होती है, ये प्रिंसिपल है लेट द बायर बी अवेयर। लेट द बायर बी अवेयर क्या कहता है कि बायर कुछ भी परचेज़ कर रहा है ना, तो ये बायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चेक करे कि जो प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहा है, ओके, तो वो उसकी क्वालिटी उसकी सही है या नहीं, ओके, उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग वो यूज़फुल है या नहीं। ओके, तो ये जैसे हम सुनते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो वो क्या है, लेट द बायर भी अवेयर, कि बायर को खुद अवेयर रहना चाहिए कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करते टाइम। ओके, ये नहीं कि सेलर हर टाइम उसको बताए। अगर आप पूछते हो और तब सेलर नहीं बताता है तो वो फ्रॉड होगा। ओके, लेकिन अगर आप खुद भी नहीं पूछते हो तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है आगे से आपको बताने के लिए। जर्नली सिचुएशन ये है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब वो बताना उसको पड़ता है, तो वो क्या है हम आगे करेंगे। Then है next element for the fraud, a promise made without any intention to performing in। अगर आप किसी के साथ प्रॉमिस करते हैं इस इंटेंशन से कि आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वो क्या है, वो भी फ्रॉड होगा। सपोज़ कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, LIC करवाते हैं अपना, और ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ जो है इसकी भरूंगा प्रीमियम, उसके बाद जो है मैं नहीं करूँगा और क्लेम ले लूँगा, मतलब इंश्योरेंस क्लेम जो है उसके लिए क्लेम फाइल कर दूँगा, बस वो मुझे मिल जाएगा और फिर मैं उसके बाद
जो प्रीमियम है वो फिलअप करना बंद कर दूँगा। तो वो क्या है, वो भी फ्रॉड है। इंटेंशनली आपने सोचा हुआ है कि आप नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एक पुअर पर्सन है, सपोज उसकी पॉकेट में कोई भी मनी नहीं है और वो जाता है किसी होटल में ओके डिनर करने, तो उसको पता है कि उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो डिनर करने जाता है ये सोचकर कि मैं तो भाई खाना खाऊंगा और भाग जाऊंगा वहाँ से, तो वो क्या है, वो भी फ्रॉड है। ओके अच्छा, यहाँ पर उसको पता है उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो डिनर करने जाता है होटल में, तो दैट इज़ फ्रॉड। बट अगर उसे ना पता हो कि उसकी पॉकेट में सम टाइम होता है ना कि वो नहीं पता होता पर्सन को कि उसकी वॉलेट में इतना पैसा है या नहीं, कुछ भी परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं है पैसा, तो वो क्या है, रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को। सो दैट कंसिडर एज ए मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर उसको नहीं पता था, ठीक है, लेकिन अगर पता था कि उसके पास पैसा नहीं है फिर भी वो चीज़ कंज्यूम कर लेता है, सो दैट इज़ कंसिडर एज ए फ्रॉड। नेक्स्ट इज़ एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कोई भी अदर ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप किसी पर्सन को डिसीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी फ्रॉड होगा। देन है लास्ट पॉइंट फॉर द फ्रॉड, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड। अगर आप या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो फ्रॉड है, सपोज़ कि जैसे आपका जो है अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, उसमें क्या होता है, ये प्री अजम्पशन होती है कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो ये अजम्पशन होता है कि वो उसका ऑनर है, राइट। और वैसे भी सेल जो है वो ऑनरशिप के साथ जुड़ी हुई होती है, मतलब वही पर्सन अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है जो उसका ऑनर हो। तो अगर आप सेल कर रहे हैं, सपोज़ कई बार क्या होता है, एजेंट भी सेल कर देता है, किसी पर्सन का जो है फ्रेंड भी सेल कर देता है, उसका रिलेटिव भी सेल कर देता है, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताना पड़ेगा बायर को कि आप उसके ऑनर हो या नहीं, आप उसकी ट्रू ऑनर हो या कौन हो, एजेंट हो या ओके। तो ये आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं डिस्क्लोज़ करते हैं तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा, और अगर जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकती है, ओके, वर्डेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एग्री पार्टी। ओके अगर कोई भी डिफेक्ट है प्रोडक्ट में या फिर आपकी ऑनरशिप नहीं है उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको बताना, डिस्क्लोज़ करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, फ्रॉड है। देन है आपका नेक्स्ट, मेयर साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड, मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अगर चुप रहता है सिर्फ, ओके मैंने बोला मेरी ये कार है 50,000 रुपीज़ की है, तो अब जिसको परचेज़ करना है वो परचेज़ कर लेता है 50,000 में, और आप कुछ नहीं बोलते उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी फ़ीचर्स के बारे में, तो क्या वो फ्रॉड है? नहीं। ओके सिर्फ चुप रहना फ्रॉड नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे चुप रहना क्या है, फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज विद देयर। तो एक्सेप्शन इस पॉइंट के लिए क्या है आपका, ये है कि अगर आपका चुप रहना, आपकी ड्यूटी है बोलने की, ओके सपोज़ कि आप प्रोडक्ट इस टाइप का सेल करते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं कि जिसकी डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर क्या है, अगर कोई भी मेडिसिन देता है पेशेंट को तो उसको डिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है ना, बताना कि आपको कैसे लेनी है मेडिसिन। अगर सपोज़ मिल्क के साथ लेनी है, आपको वाटर के साथ लेनी है, या आफ्टर दी ओके खाना खाने के बाद लेनी है, या खाना से पहले लेनी है, बताना ज़रूरी होता है ना, अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ द मेडिसिन। ओके तो अगर नहीं बताता है डॉक्टर, ओके चुप रहता है, सिर्फ उसको मेडिसिन दे देता है, तो वो क्या है, वो फ्रॉड होगा। ओके वहाँ पर पेशेंट पूछने के लिए लायबल नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर आगे से बताने के लिए लायबल है। ओके दैट्स कॉल्ड ड्यूटी टू स्पीक। सिमिलरली अगर कोई भी डेंजर प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक कोई भी पर्सन जो है अगर एसिड या केमिकल सेल करता है और किसी पर्सन बाहर को सेल करता है, तो उसे ये ज़रूरी बताए उसको कि अगर केयरफुल होकर आपको इसका जो है कैप वो ओपन करना है। अगर केयरफुल होकर आप नहीं ओपन करोगे, अपनी आइज़ से दूर रख के ओपन करना है, और नहीं रखोगे अगर, तो फिर ये आपको हार्म कर सकता है। तो ऐसा बताना, डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उस टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, और अगर नहीं बताते हो तो फिर क्या है, वो आपका फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा। फाइन, सो लेट्स सी क्या क्या सिचुएशंस है। फर्स्ट इज़ मेयर साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड, सिर्फ चुप रहना जो है फ्रॉड नहीं होता है। ओके सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 में बताया गया है आपका इसके रिगार्डिंग कि सिर्फ चुप रहना वो फ्रॉड नहीं है। Like mere silence is not a fraud. The general rule is that a person before entering into a contract is not bound to disclose to the other party the material fact which he knows. Okay मतलब ये ज़रूरी नहीं कि बायर को, जो सेलर है उसको जो पता है वो सब कुछ आपको बताए आगे से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूछे। जनरली ये रूल है। ओके
बायर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर परचेजिंग द गुड्स एज रिगार्ड क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द थिंग। लाइक जैसे आप जाते हैं शॉप पे, सपोज़ कि आपको जो है साड़ी बनानी है, ओके, तो आप उसके लिए क्लोथ्स शॉप पर जाते हैं और उसको बोलते हैं शॉपकीपर को, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप शॉपकीपर को बोले कि मुझे ना शिफॉन की साड़ी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लोथ दे दो, ओके, आपको बोलना ज़रूरी है। तो अगर वो आपको आपके बोलने के बावजूद अगर आपको गलत क्लोथ्स देता है ना, तो दैट इज़ फ्रॉड, ओके। लेकिन अगर आपने नहीं बोला है, आपने सिर्फ बोला है मुझे साड़ी बनानी है, क्लोथ दे दो, क्वालिटी जो है वो नहीं डिस्क्राइब की है, तो ऑफकोर्स वो कोई भी दे सकता है आपको, फिर वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ओके। सो ये है आपका। देन है फॉर एग्जांपल फॉर दी मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। X sells a horse to buy by auction, which X knows to be unsound. X sees nothing to buy about the horse unsounded, it will not amount to fraud. ओके, ऑक्शन सेल कर रहा है X, तो ये जो बायर होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि भाई ऑक्शन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो सही भी है या नहीं, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों सेल कर रहा है, तो ये सब चेक करना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ऑक्शनर की, वो बताए। बट एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि कब चुप रहना जो है फ्रॉड माना जाएगा, ओके। सो फर्स्ट ये है साइलेंस इज़ फ्रॉड इफ़ देयर इज़ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट। मीन्स आप इस टाइप का प्रोडक्ट सेल करते हैं, इस टाइप की ट्रांजेक्शन करते हैं कि जहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है। जैसे इंश्योरेंस के केस में, इंश्योरेंस के केस में क्या है कि आप कोई भी पॉलिसी अगर करवाते हैं तो इंश्योरर मतलब कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि वो आपको बताए सारी पॉलिसी के बारे में, टर्म एंड कंडीशन, कि आपको कितना क्लेम मिलेगा इसके ऊपर, किस सिचुएशन में मिलेगा, कितना आपको प्रीमियम देना होगा और कब तक आपकी ये पॉलिसी चलेगी एंड ऑल, ये सब आपको डिस्क्राइब करना मैंडेटरी है, आगे से कंपनी बताए, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं पता है एज ए इंश्योरी अगर आप करवा रहे हैं पॉलिसी, तो इसलिए। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आप कोई भी प्रॉपर्टी जैसे अपने हाउस सेल करते हैं किसी को, तो ये बताना ज़रूरी है आगे से आपके लिए ही खुद ही कि आप उसके ऑनर हो या नहीं, या फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी डीलर हो या आप उसके एजेंट हो, ये सब बताना ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में भी कि दोनों पार्टी जो है रेडी हैं एक दूसरे के साथ मैरिज करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल है जहाँ पर जो है ड्यूटी होती है सेलर की आगे से बताने की खुद ही, चाहे बायर पूछे या ना पूछे, अगर नहीं बताता है तो वो फ्रॉड माना जाएगा। देन है साइलेंस इज़ फ्रॉड इफ़ साइलेंस इक्वलेंट टू स्पीच। इक्वलेंट टू स्पीच मतलब कि आपका चुप रहना जो है बोलने के बराबर अगर होता है, तो सपोज़ कि आपका फ्रेंड जो है बोलती है कि अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बोला ना तो मैं सोचूंगी कि तुम्हारा मोबाइल जो है एकदम सही है, प्रॉपर्ली वर्क करता है, इसलिए तुम मुझे सेल कर रहे हो, ओके, या तुम मुझे इसलिए अपना मोबाइल सेल कर रहे हो क्योंकि तुमने न्यू परचेज़ कर लिया है। तो वहाँ पर आपका चुप रहना सिर्फ बोलने के बराबर है ना, इसलिए वो दैट इज़। और फिर भी सपोज़ कि अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और आप फिर भी चुप रहते हैं, उसने बोला ना कि अगर तो आप चुप रहते हो तो मैं सोचूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है ठीक है, और प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो आप फिर भी चुप रहते हो, तो वो फ्रॉड हो गया ना, इसलिए क्योंकि वो इक्वल टू स्पीच है, आपका साइलेंस रहना, तो वहाँ पर आपको बताना होगा। So where silence is equivalent to speech, silence amounts to fraud. Okay, for example, X says to Y, if you don't deny it, I shall assume that the horse is sound. X says nothing. Here X silence is equivalent to speech and such as it is fraud. Okay, और horse जो है वो नहीं है sound, okay, well नहीं है, unsound है किसी भी तरीके से, और वो फिर भी चुप रहता है, तो that is considered as a fraud. देन इफ़ेक्ट क्या होंगे आपके फ्रॉड की, सेम है जो कि कोअर्जन का है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं या फिर वैलिड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं या फिर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ऑब्लिगेशंस को। देन क्या डिफरेंस है दोनों में, आप भी बता सकते हैं। जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनइंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, और फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशनली करते हैं, राइट। सो नेचर ऑफ एक्ट क्या है, फ्रॉड इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विद एन इंटेंशन टू डिसीव, और मिसरिप्रेजेंटेशन फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अच्छा, डिफरेंस जो है हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखना, मैं बार बार बोलती हूँ, और इसलिए देखो मैंने अपने नोट्स में भी ये टैबुलर फॉर्म में बनाया है ताकि आप उसको लर्न कर सकें और ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख सकें। कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, उससे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो। देन है राइट टू क्लेम फॉर द डैमेजेस। राइट टू क्लेम मतलब कि आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, उसका इंटेंशन ही नहीं होता है आपको डिसीव करने का, तो इसलिए आप डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आपको गलत प्रेजेंट दिया है। लेकिन फ्रॉड में क्या है, उसका इंटेंशन होता है आपको डिसीव करना, तो इसलिए आप डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं प्लस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकते हैं। फ्रॉड इज सिविल रॉन्ग विच एंटाइटल्स अ पार्टी टू क्लेम
ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, डिफरेंस हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखना है। मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि टैबुलर फॉर्म में लिखने से आपको मार्क्स जो है वो फुल मिलेंगे। पैराग्राफ फॉर्म में आप चाहे कितना भी अच्छा लिखें लेकिन फिर भी आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने देखो नोट्स में भी अपना टैबुलर फॉर्म में ही बनाए हैं डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ एक्ट। नेचर ऑफ मतलब कि जो फ्रॉड है वो कैसे होता है, विद इंटेंशन होता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन विदाउट इंटेंशन होता है। सो फ्रॉड इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विद एन इंटेंशन टू डिसीव, और मिसरिप्रेजेंटेशन में फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव दी पार्टी। सेकंड डिफरेंस क्या है, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस मीन्स कि जो आपका किस में आपका इंटेंशन टू डिसीव होता है, फ्रॉड में होता है, तो उसमें ही आपको लॉस अगर हुआ है तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं और प्लस कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में उसका इंटेंशन नहीं होता पार्टी को आपको डिसीव करने का, इसलिए आप डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते, बस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ओके, लाइक फ्रॉड इज सिविल रॉन्ग विच एंटाइटल्स अ पार्टी टू क्लेम फॉर द डैमेजेस इन एडिशन टू द राइट ऑफ रिसाइडिंग और कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। आप सिर्फ कैंसिल ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, बल्कि साथ साथ डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपको कुछ हुए हैं तो। मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको चाहे कितने भी डैमेजेस हुए हैं लेकिन आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकते। मिसरिप्रेजेंटेशन गिव्स ओनली द राइट of avoiding the contract and there can be no suit for damages. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन में ये माना जाता है कि जो बायर है ओके वो खुद जो है जो भी डिफेक्ट था प्रोडक्ट में वो देख सकता था, तो उसको देखना चाहिए था। अगर उसने नहीं देखा है तो उसको ही लॉस बियर करना पड़ेगा, डैमेजेस बियर करने पड़ेंगे। लेकिन फ्रॉड में ये माना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड तो ऐसे कर देते हैं ना, कई बार पता नहीं होता उसको डिटेक्ट करना। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज़ करने चाहते हैं, सपोज़ आप कोई भी क्लोथ ही परचेज़ करते हैं, अगर वो कोई भी डिफेक्ट है तो क्या है, शॉपकीपर क्या करता है, उसको इस तरीके से कलर कर देता है या उसमें इस तरीके से जो है थ्रेड कर देता है फिलअप कि वो पता नहीं चलता है। तो इसलिए फ्रॉड के केस में जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है डिटेक्ट करने की कि उसे फ्रॉड है या नहीं है। So in case of fraud, accepting the fraud by silence, the contract voidable, even though the parties or the fraud had the means of discovering the truth and ordinary diligence। मतलब कि अगर वो थोड़ा सा भी केयरफुल होकर चेक करते तो उसको पता चल सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, तब भी जो है बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या है, अगर थोड़ा सा भी और केयरफुल होकर वो चेक करता तो पता चल सकता था फ्रॉड का, और उसने नहीं किया तो इसलिए उसको ही लॉस बियर करना ही पड़ेगा बायर को। सी क्या है, एग्री पार्टी इज लायबल टू डिस्कवर द ट्रूथ विद एन ऑर्डिनरी डिलीजेंस इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। देन है नेक्स्ट डिफेंस। डिफेंस मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं, असाइड कर सकते हैं फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट। तो कब कर सकते हैं आप, ओके, इन केस फ्रॉड द डिफेंडेंट कैन नॉट प्लीड दैट द इंजर्ड पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ओके, जो सेलर है वो ये कहकर नहीं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता कि भाई ये देख सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं देखा डिफेक्ट को, इसलिए इनको लॉस बियर करना पड़ रहा है। नहीं, सेलर बायर जो है कैंसिल कर ही सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। और इन केस मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्री पार्टी कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। कि अगर जो है आपका डिफेक्ट वो इस टाइप का था, थोड़ा सा भी केयरफुल होकर चेक करता तो और जो है डिफेक्ट उसको डिटेक्ट कर सकता था, उसने नहीं किया इसलिए उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है। फाइन, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। Now the next element for the free consent or next factor which is affect the free consent is mistakes। अच्छा, मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होता है, वॉइड होता है। हमने डिस्कस किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, जो आपके फर्स्ट 4 एलिमेंट है ना, फर्स्ट 4 एलिमेंट क्या थे आपके, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल होता है। लेकिन मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड होता है। वॉइड मतलब ज़ीरो होता है, वो वॉइड एब इनिशियो होता है। क्योंकि आप जब गलत ही समझ रहे हैं, गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सब्जेक्ट मटेरियल के बारे में, तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हुआ ही नहीं होगा ना। ओके, सपोज़ कि आप क्या है मिस्टर एक्स जो है, जैसे है प्रिंसिपल एजेंट हायर करता है अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। एक्स जो मिस्टर एक्स है उसने मिस्टर ए को हायर किया है एज एन एजेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, और मिस्टर बी जो है वो परचेज़ करता है प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, जो एजेंट है उसको ही अगर ऑनर मान ले,
ओके, उसको ये समझता है कि यही ऑनर है और उससे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है जितने में वो बोलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टेक हो गई ना। मिस्टेक किस बारे में है, ऑनरशिप के बारे में, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट। तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टी ही नहीं है सही जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी मिस्टेक क्या है। मिस्टेक्स मीन्स एनरियस मिस्टेक, मतलब कि आप गलत बिलीव कर लेते हैं अबाउट दिस समथिंग, कुछ भी चीज़ के बारे में। वो कॉन्ट्रैक्ट या तो रूल्स के बारे में हो सकता है, या सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। इट इज़ एन इनोसेंट बिलीफ विच लीड्स वन पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर। ठीक है, इन सच अ केस देयर इज़ नो कंसेंट एट ऑल बिकॉज द टू पार्टीज डू नॉट अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इधर कंसेंट नहीं है क्योंकि दोनों पार्टी जो है सेम सेंस में नहीं सोची, सेम सेंस में नहीं सोच रही ना। जो एजेंट है वो तो जानता है कि वो मतलब कि ऑनर नहीं है, वो तो क्या है, एजेंट है, और जबकि जो बायर है वो सोच रहा है वही ऑनर है। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है, इसलिए क्या है, कंसेंट नहीं होगा। कंसेंट नहीं होगा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। तो मिस्टेक जो है वो भी आपके अगेन टू टाइप्स की होती है। मिस्टेक्स अबाउट द लॉ और मिस्टेक्स अबाउट द फैक्ट। ओके, अबाउट द लॉ मतलब लॉ के बारे में, जैसे लॉ, और मिस्टेक्स ऑफ द जो लॉ है वो भी अगेन टू टाइप्स का आपका। मिस्टेक्स ऑफ लॉ एज रिगार्ड्स द इंडियन लॉ और एज रिगार्ड्स द फॉरेन लॉ। ओके, इंडियन लॉ, जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो क्या प्रीअजम्पशन होती है कि आपको इंडिया का जो भी लॉ है उसके बारे में तो नॉलेज होगी ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पर्सन है, ओके, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, लाइसेंस नहीं लेता है, बिजनेस स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो उसकी इनकम होती है उसके ऊपर वो जीएसटी या जो टैक्स है, सेल टैक्स वगैरह, वो भी नहीं पे करता है। तो बाद में जो है पुलिस आती है उसके पास और उसका जो बिज़नेस है वो क्लोज़ करवा देती है। तो जो पर्सन है, बिजनेसमैन, वो एक सूट फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में इस बात के लिए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये रूल है कि टैक्स भी देना होता है या लाइसेंस भी लेना होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ये नहीं कर सकता, ये कहकर वो नहीं बच सकता, क्योंकि ये प्री अजम्पशन होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री, नेशन में रहता है तो उसे उस नेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने ही चाहिए। ओके, सो ये है आपका मिस्टेकन एज टू इंडियन लॉ। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ इफ़ द मिस्टेक्स इज़ अबाउट द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब उस कंट्री का जहाँ आप रहते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड डन अ पर्टिकुलर एक्ट इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ। Everyone in a country is supposed to know the law of the country for which he is citizen. ओके, ये जहाँ की भी आप सिटीजन्स हैं, ये प्रिजम्पशन होती है कि आपको उस कंट्री के, उस नेशन के सारे लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। देन ए मिस्टेक एज द फॉरेन लॉ। ओके, फॉरेन लॉ मीन्स अदर नेशंस के लॉ के बारे में। तो पर्सन जो है अदर नेशन के लॉ के बारे में तो हो सकता है उसे नॉलेज ना हो, ओके, लेकिन अपने नेशन के बारे में तो होना ही चाहिए। तो अगर अदर नेशन के बारे में नहीं पता है तो वो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो है अमेरिका में जाता है, वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो अब वहाँ पर जो है सपोज़ कि लाइसेंस नहीं लेना होता है। अब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसको नहीं मिलता है, और कोई पार्टी जो है उसको बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें दिलवा दूँगा, मुझे 10 लाख रुपीज़ दो। तो एजेंट लेके उसका पैसा जो है वो चला जाता है। ओके, नहीं दिलवाता उसको लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस जैसा कुछ है ही नहीं। तो फिर वहाँ उस लॉ के बारे में अगर उसे नॉलेज नहीं है तो वो मिस्टेकन नहीं समझा जाएगा, मतलब उसके लिए वो जो है लॉस बियर करने के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये है भाई हर एक कंट्री का तो हमें नहीं पता हो सकता ना। Mistake as to foreign law has the same effect as the mistake of the fact. Therefore, the contract can be avoided. Okay, आप contract को cancel कर सकते हैं. It is because nobody is expected to work with the foreign law. क्योंकि ये assumption होता है, ये expectation होता है कि हर एक person तो हर एक country के law के बारे में इतना well informed, well knowledgeable नहीं होगा. Then second type of mistake है आपका mistake of facts. ओके, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स जो है मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हो सकता है आपका बाइलेटरल मिस्टेक, यूनिलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मतलब कि दोनों। अच्छा, बाइलेटरल की स्पेलिंग जो है गलत है, उसको सही कर लेना थोड़ा, BIALATERL, बाइलेटरल मिस्टेक। तो बाइलेटरल मिस्टेक क्या है, जहाँ पर दोनों पार्टी गलत अपने माइंड में प्रिडिक्शन लेकर बैठी हैं। जैसे कि मैंने सेलर का बताया ना कि एजेंट जो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो एजेंट को तो पता है कि वो एज एन एजेंट वर्क कर रहा है, उसको तो कमीशन मिलेगा, और मेन तो प्रॉपर्टी वो प्रिंसिपल की सेल कर रहा है। जबकि जो बायर है वो क्या सोच रहा है कि जो एजेंट है वही ऑनर है। तो वो क्या हो गया, बाइलेटरल, दोनों पार्टी गलत सोच रही हैं एक दूसरे के बारे में, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइड है इन इश्यू।
where both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement shall be void. Thus a mistake shall be termed as bilateral if the following two conditions are satisfied. ओके, bilateral में क्या है, दो कंडीशन होती है. मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन बताया कि वो ऑनर को, जो एजेंट है उसको ही ऑनर समझ रहा है इस बारे में. मिस्टेक एज द आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर सब्जेक्ट मैटर के बारे में. सपोज़ कि जो एजेंट है आपको दिखाता है कि वो जो रेड कलर का हाउस है ना वही सेल करना है. अब वहाँ पर जो है हो सकता है किसी और का भी रेड कलर का जो है हाउस हो, और वो जो अच्छा हो, बड़ा हो, वो सोचे यही है, अच्छा यही सेल कर रहा है वो. ओके, जबकि क्या है उसका हो सकता है कि स्मॉल हाउस उसको सेल करना हो. तो वो क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर के बारे में गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है. देन है यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी जो है मिस्टेक पर होती है, बाकी सेकंड पार्टी जो है वो सही होती है. जैसे कि एजेंट जो है वो तो सही है ना, वो तो जानता है कि आप ही बायर हो, लेकिन बायर नहीं जानता ना कि वही ऑनर है. When in contract only one party is under a mistake about the value of the quality of the subject matter or in expressing or understanding the terms or legal effect of the agreement, the mistake is unilateral. Okay, सिर्फ एक साइड से आपका जो होता है. Contract is not void on the ground that one party is under the mistake and taken as be wrong judgment. The contract is quite valid and enforceable. क्योंकि जब एक पार्टी जो है वो मिस्टेक पर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है, एटलीस्ट एक तो सही है ना, इसलिए. बट कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स भी कर सकते हैं, मतलब सेकेंड पार्टी को आप फोर्स कर सकते हैं कि भाई अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो. इफ़ेक्ट क्या होंगे मिस्टेक के, वही सारे इफ़ेक्ट हैं जो आपके अंडर उसके हैं, क्या बोलते हैं, कोअर्जन के हैं, मिस्टेक्स के हैं, जो इन्फ्लुएंस के हैं, फ्रॉड के हैं, वो सब है. तो इन केस ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक्स क्या इफ़ेक्ट होंगे और इन केस ऑफ यूनिलेटरल क्या इफ़ेक्ट होंगे. तो बाइलेटरल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इन इश्यू होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आप पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने कोई बेनिफिट ले लिया, सपोज़ कि आपने एडवांस मनी ले लिया था या एडवांस मनी पे कर दिया था प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, तो आप एडवांस मनी देंगे, रिटर्न करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था, तो आप उसका सम ऑफ मनी कैसे रख सकते हैं. और इन केस ऑफ यूनिलेटरल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लेकिन क्या है, मतलब वॉइड नहीं होता है और आप इन्फोर्स कर सकते हो पार्टी को, क्योंकि आप तो सही थे. सो इन केस ऑफ बाइलेटरल the contract is void and cannot be enforced at the option of either party to the agreement. Under a void contract, any benefit received by a party under the contract will have to be returned. ठीक है. और यूनिलेटरल में agreement is valid and enforceable. Thus the unilateral mistake does not affect the validity of the contract, but where the unilateral mistake defect the true consent of the party, agreement will be void. ठीक है. अगर ट्रू कंसेंट मतलब कि अगर वो चाहता है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो उसको वॉइड भी कर सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वो जनरली उसको वैलिड होता है और एनफोर्स भी कर सकता है. ओके फाइन. सो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स जो आपकी फ्री कंसेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. फ्री कंसेंट कैन बी कॉज्ड बाय एनी ऑफ दीज फैक्टर. अगर किसी भी इस फैक्टर से अफेक्टेड है फ्री कंसेंट आपकी, तो दैट विल नॉट कंसिडर एज ए फ्री कंसेंट. ठीक है. तो क्या इफ़ेक्ट होते हैं लास्टली, नेक्स्ट है आपका हेडिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ कंसेंट नॉट बीइंग फ्री. अगर कंसेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में फ्री नहीं है, मीन्स कंसेंट इज़ कॉज्ड बाय एनी फैक्टर, कोअर्जन, इंफ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, किसी भी से भी इफेक्टेड है, तो क्या इफ़ेक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट पर. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्डेबल होता है. फाइन. वर्डेबल कब होता है, इन केस ऑफ कोअर्जन. लाइक लेट्स सी, फर्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वर्डेबल इफ कंसेंट इज़ कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन. फाइन. सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कैन कंपेल द अदर पार्टी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही फील्स इन हिज इंटरेस्ट. ओके, अगर आपको लगता है कि फ्रॉड होने के बावजूद, मिसरिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद आपको बेनिफिट है इस कॉन्ट्रैक्ट से, आपको मतलब बायर को, तो क्या है आप इन्फोर्स कर सकते हैं पार्टी को परफॉर्म करने के लिए. मीन्स आप सेल करो अपनी प्रॉपर्टी, जो भी आपने बोलकर मुझे परचेज़ करने के लिए एग्री किया है, इसलिए. नेक्स्ट इफेक्ट है राइट ऑफ कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड के केस में ही सिर्फ आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं और किसी में भी नहीं कर सकते, तो वही कर सकते हैं अगर आपको लॉस हुआ है तो. The aggrieved party has the right to be compensated for any loss caused by fraud of the other party. There is no such right in case of misrepresentation.
द नेक्स्ट फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल इन केस ऑफ बेनिफिट ड्राइव बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से भी अगर कोई भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, एडवांटेज आप ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मतलब आपको रिटर्न करना पड़ेगा अगर आप कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं तो आप परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ऑब्लिगेशन को। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड इन केस ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड ही होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। ओके, वॉइडेबल नहीं होता है, वॉइड होता है। वॉइड मतलब ज़ीरो। वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो कब होता है? जब बाइलेटरल हो, यूनिलेटरल में नहीं होता। यूनिलेटरल में तो वैलिड होता है और एनफोर्सेबल होता है। When both the parties of the contract under a mistake, the agreement will be altogether void. ठीक है, void ab initio. Now let's discuss क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके इस टॉपिक से, फ्री कंसेंट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंसेंट व्हेन कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। फर्स्ट तो आपको कंसेंट का मीनिंग बताना है और उसके बाद बताना है कि कंसेंट कब फ्री होती है। तो कंसेंट कब फ्री होती है? व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय, नॉट इफेक्टेड बाय दोज ऑल 5 फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स थे? कोअर्जन है आपका, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है एंड मिस्टेक्स है। तो उन सबको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोअर्जन। ओके, कोअर्जन क्या है आप बताएंगे जब किसी को फिजिकली प्रेशराइज या थ्रेट करते हैं तो। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोअर्जन अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, क्या इफेक्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट पर कोअर्जन होने का, तो बताएंगे आप। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, और वॉइडेबल को आप क्या कर सकते हैं? वैलिड भी कर सकते हैं और वॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी सिचुएशन बताएंगे आप। इफेक्ट ऑफ कोअर्जन जो है ना, वो भी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में विद एग्जाम्पल। और पहले तो कोअर्जन के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको सब, कि कोअर्जन क्या होता है, उसके रूल्स जो भी हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, हाउ डज इट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेम है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है ये बताएंगे, और वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है आफ्टर द यूज़ ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस वो किस टाइप का होता है। तो वो वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का ऑप्शन मतलब पता है आपको, जो वैलिड भी हो सकता है या वॉइड भी हो सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ किसके? एग्री पार्टी के। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दैट। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेयर साइलेंस इज़ नॉट अ फ्रॉड। ओके, आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि सिर्फ साइलेंस लेना जो है फ्रॉड नहीं होता है। कमेंट करना है आपको इसके बारे में। तो ये सही है सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू स्टेटमेंट है। फिर इसका पूरा आंसर लिखा है प्रॉपर, वो आप एक्सप्लेन करेंगे, इसका मीनिंग और इसकी एक्सेप्शंस जो दोनों हैं विद एग्जाम्पल, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और रेस्ट डिपेंड ऑन दी मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। ओके, बाकी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आप फिर भी इतना ज़्यादा लिखते जा रहे हो, अगर 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, तो ज़्यादा लिखेंगे। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इन इज़ नो एक्सक्यूज़। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टेटमेंट दिया है आपको, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कमेंट करना है ये सही है। आप ये कहकर नहीं बच सकते, भाई मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा कोई रूल है, मुझे नहीं पता था कि सेल्स टैक्स देना पड़ता है, मुझे नहीं पता था कि बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ओके, तो आप ये सब इसमें एक्सप्लेन करेंगे। देन डायरेक्टली क्वेश्चन है ये तो, डिफरेंस बिटवीन कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जो भी हमने डिफरेंस किए हैं वो सब आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडेज़ क्लास।